ग्रेडिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। जो आपका ट्यूसडे को एग्ज़ाम है उसके रेफरेंस में एक और वीडियो है। ये चैप्टर हिस्ट्री का है, जो एक ही चैप्टर आपके सिलेबस में है फर्स्ट टर्म में, और ये 10 मार्क्स का आएगा। यानी टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और 10 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा आउट ऑफ 40। और स्टूडेंट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जनरली ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी। लेट कम ऑन द टॉपिक। चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? जब लोग अपने देश के बारे में सोचने लग जाते हैं, जैसे कि अगर हम इवन नेशनल एंथम सुनते हैं तो हमें फीलिंग क्या आती है? एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, एक राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है। और कोई भी हम देशभक्ति सॉन्ग सुनते हैं या भारत माता के बारे में सुनते हैं, इवन हमें कोई फ्लैग नीचे गिरा हुआ मिल जाए जो ट्राई कलर फ्लैग है, तो हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं और इवन उसको उठाते हैं। या नेशनल एंथम कहीं चल रहा है, हम रुक के अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स वो नेशनलिज्म से रिलेटेड है। लेट्स सी हियर। नेशनलिज्म हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूरोप। बिल्कुल, यूरोप में जो डेवलपमेंट हुई नेशनलिज्म की, उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इज द आइडिया ऑफ अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। बिल्कुल, अगर नेशनल फ्लैग है तो वो पूरे इंडिया के लिए है ना, या ट्राई कलर फ्लैग है तो पूरे इंडिया के लिए है। उसी तरीके से जो ट्राई कलर फ्लैग ब्रिटेन सॉरी फ्रांस के अंदर था, वो भी पूरे फ्रांस को क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जो ये अलग अलग तरह की पिक्चरें बनाई गई, इमेजेस बनाई गई, ये नेशनलिज्म फैलता कैसे है? जैसे हम हिंदी बोलने वाले एक साथ रहते हैं, उसके बाद कॉस्ट्यूम होगी, फ्लोक लेयर जो कहानी वगैरह होती है जैसे महाभारत में पढ़ा, हिंदुत्व के बारे में हम पढ़ते हैं, रामायण में हमने पढ़ा, तो उस तरीके की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। नेशनलिज्म इन यूरोप किस तरीके से फैल रहा है वहाँ हम देख पा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इन यूरोप। यानी कोई भी जब प्रोटेस्ट होता है तो वो ये नहीं कि कुछ ही दिनों में तैयार हो जाता, बहुत ज़्यादा समय उसके लिए लगता है। आपको प्लानिंग करनी होती है, छुप छुप के काम करना होता है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो छुप के ही काम करेंगे, सरकार के सामने आके तो काम करेंगे नहीं, या राजा के सामने आके काम करेंगे नहीं। The state in which a centralized power exercise sovereign control over clearly define the territory। यानी जो ये वर्ड यहाँ यूज किया गया है सोवेजन, इसका मतलब होता है जो भी राजा है या डिक्टेटर है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो अपने डिसीजन खुद के खुद ले सकती है। जैसे अगर हम बात करें 1914 में इंडियन ने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लिया था, बट उस टाइम तो हम फ्री नहीं थे, कॉलोनी थे ब्रिटेन की। दैट मीन्स हम उस टाइम पे सॉवरेजन के अंदर नहीं थे और हमारे डिसीजन किसने लिए थे? ब्रिटिशर ने लिए थे। बट हमने पुलवामा अटैक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की, तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी से कोई सजेशन नहीं लिया, किसी से कोई एडवाइज नहीं किया। दैट मीन्स हम फ्री थे उस टाइम पे। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच सिटीजन, नॉट ओनली इट्स रूलर, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ये इकट्ठे ही यहाँ पे मिलके काम करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। समटाइम द distinguished as the Great French Revolution was a period of radical social and political upheaval in French and European history that saw the series of major changes in power and political system। अब इसके अंदर हुआ क्या था? 1789 से पहले तो वहाँ मोनार्की थी। अब मोनार्की को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। बहुत सारे रिवोल्यूशनरी, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, जिसमें जैकोबिन क्लब्स भी था। अब उसके बाद वहाँ पे क्या आ गई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और फिर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और उसके बाद वहाँ डेमोक्रेसी भी आई है कुछ टाइम के लिए। बाद में नेपोलियन ने, वो बात अलग है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी का जो आइडिया था,
या स्लोगन था वो पूरे वर्ल्ड में फैला है। उसके अंदर फ्रेटर्निटी थी, उसके अंदर इक्वलिटी थी, और उसके अंदर जो है जस्टिस भी था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ गई हैं? पूरे यूरोप में यहाँ से फैली हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन इन 1789, ये आप सभी को पता ही है, विद द कन्वेंशन ऑफ द स्टेट जर्नल। अब स्टेट जर्नल ये भी आपको पता होना चाहिए जब आप 10th क्लास में हो, तो 9th का ये टॉपिक है वैसे भी। तो 3 हिस्सों में जो सोसाइटी बटी हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को किसी भी तरीके के टैक्स वगैरह पे नहीं करने पड़ते थे, थर्ड स्टेट को टैक्स पे करने पड़ते थे। इसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इट पेव्ड द वे फॉर अ मॉडर्न नेशन स्टेट, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ माना गया है। इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोप ऑल्सो। कुछ टर्म है यहाँ क्लियरली जो रिटर्न है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फीचर्स क्या क्या थे। इसके अंदर जो है क्या क्या हम यहाँ देख पा रहे हैं। ला पैट्री है, जिसको फादरलैंड बोला गया है। ले सिटियोन है, जिन्हें सिटीजन बोला गया है। फ्रेंच में ट्राई कलर आ गया था रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग की जगह पर। नेशनल असेंबली स्टेट जर्नल की जगह पे आ गई थी। ओथ्स वगैरह ली गई थी यहाँ पे। सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिफॉर्म सिस्टम या यूनिफॉर्म लॉज। अबोलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। यूज ऑफ द पर्सियन फ्रेंच, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज। इतने सारे चेंजेस जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ऑन यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है? मिशन टू लिबरेट द यूरोपियन कंट्री फ्रॉम द डेस्पोटिज्म, एब्सोल्यूट और ऑटोक्रेटिक, AUTOCRITC, ऑटोक्रेटिक। इन तीनों का मतलब ही अनकंट्रोल्ड पावर होता है, यानी जो राजा है उसके ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है। स्टूडेंट सेटअप जैकोबिन क्लब्स इन अदर कंट्रीज एंड दीज क्लब हेल्प द फ्रेंच इन्वेशन ऑफ देयर कंट्रीज। तो हम चैप्टर के अंदर ये पढ़ भी चुके हैं। या 1790s तक जो नेपोलियन था, वो जो फ्रेंच क्लब बने थे या जैकोबिन क्लब्स बने थे, उन्हीं की हेल्प से यूरोप के दूसरे हिस्सों में एंट्री कर चुका है। उसके बाद है नेपोलियन कोड। नेपोलियन के बारे में भी लास्ट यहाँ डिस्कस करके आए हैं। तो नेपोलियन कोड क्या है? रिटर्न ऑफ मोनार्की। मोनार्की हम जनरली ना भी बोलने तो भी सही है, क्योंकि इसने एक डिक्टेटर के तौर पर यहाँ काम किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत सारे नेपोलियन ने किए थे। अब उनमें कौन कौन से हैं? रिमूवल ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पर जो जो अधिकार दिए गए थे वो सारे नेपोलियन ने खत्म कर दिए थे। जैसे फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स पे नहीं करना था। उसके बाद है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी वर गिवन। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम बाय फ्रीइंग द पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड द मोंडल ड्यूज। ये जो खेती वगैरह करते थे, सर्फडम जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी, और मोंडल ड्यूज थे उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था। रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इन टाउन। जैसे आज के टाइम पे आपने कॉमन वर्ड सुना होगा अड़ती, जिसको इंग्लिश में कमीशन एजेंट बोलते हैं, यानी जिससे आप पैसे लेके आते हो उसी को आप क्या करोगे, अपनी जो क्रॉप्स वगैरह वो दे के आते हो। तो ये लोग भी जो गिल्ड भी हैं, ये उस टाइम क्या करते थे, ये दूसरे लोगों को ट्रेड के अंदर एंट्री ही नहीं करने देते थे। ये रिस्ट्रिक्शन भी किसने हटा दिया था? नेपोलियन ने हटा दिया था। इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन और यूनिफॉर्म लॉज, जैसे वेट के लिए LA आपने पढ़ा होगा, मेजरमेंट्स एंड द नेशनल लैंग्वेज, और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी रिफॉर्म्स ने किया था। उसके बाद है रिसेंटमेंट अगेंस्ट द फ्रांस एंड नेपोलियन।
स्टार्टिंग में लोगों ने नेपोलियन का वेलकम किया अनडाउटली, लेकिन उसके बाद नेपोलियन का प्रोटेस्ट भी किया है। स्टार्टिंग में तो नेपोलियन को एक मसीहा के तौर पर देखा गया था, क्योंकि बहुत सारे देशों के अंदर क्या था, डेस्पोटिज्म था, ऑटोक्रेटिक पावर थी, लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन जो जो एरियाज नेपोलियन ने जीते वहां पर ये सारे राइट उसने दिए थे। अब इसमें है लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन का प्रोटेस्ट किया। उसके अंदर क्या है, लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, टैक्स उसने बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप ऑन न्यूज एंड व्यूज, लोगों को बोलने से पहले सोचना पड़ता था या नेपोलियन से परमिशन लेनी पड़ती थी। सेंसरशिप होता है कुछ भी टाइप या राइट करने से पहले आपको राजा या रूलर से परमिशन लेना। फोर्स द कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी फाइट वे, और जबरदस्ती जो है फ्रेंच आर्मी में लोगों को शामिल करना, यानी फोर्स रिक्रूटमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन से नफरत करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे आगे यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी के अंदर क्या है, मेनली द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वीयर द डोमिनेंट ग्रुप, यानी एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास या लोअर ग्रुप। एक तो होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी होता क्या है, जो लार्ज लैंड ओनर थे ना, उनको एरिस्टोक्रेसी बोला गया है। अब ये लोग करते क्या थे, इनके पास शहरों में भी लैंड था, यानी टाउन्स के अंदर भी लैंड था, गांव में भी लैंड था। दे हैड द कॉमन इंटरेस्ट इन द लाइफस्टाइल, आपस में ओन्ड द लार्ज कंट्री स्टेट एंड टाउन हाउसेज कनेक्टेड बाय द मैरिज टाई, मतलब ये आपस की फैमिलियों में ही एक दूसरे से शादी ब्याह करते थे। और जो डिप्लोमेटिक पर्पस था उसके लिए एरिस्टोक्रेसी कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द एरिस्टोक्रेसी फॉर द डिप्लोमेटिक पर्पज। तो अभी तक हमने जितना किया है उसमें से मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं और आपको इसका कमेंट करके रिप्लाई करना है। अप टू व्हेन द फ्रेंच आर्मीज एंटर इन द यूरोप, ऑप्शन ए 1880s, ऑप्शन बी 1780s, ऑप्शन बी 1790s, ऑप्शन बी डी 1800। थर्ड है यहाँ लोअर क्लास या मिडिल क्लास भी हम इसको बोल सकते हैं। Majority of the people were the peasants and most were landless and worked as the serf, SERF, यानी दूसरों के खेत के ऊपर काम करने वाले लोग थे। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 1750s, यानी आपकी बुक के अंदर दे रखा है मिड 18 सेंचुरी, तो मिड 18 सेंचुरी में सबसे पहले जो इंडस्ट्री लगी है वो लगी है इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस के अंदर इंडस्ट्रियां लगी हैं। ये आप यहाँ देख पा रहे हो, पिक्चर से ही पता चल रहा है, जो ये महिला है एरिस्टोक्रेट है और ये महिला जो है पीजेंट है। इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड राइज ऑफ द मिडिल क्लास, देखिए ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन, emergence of the commercial classes and rise of the middle class constitute of the industrialist, businessmen and professional. They were educated and liberal minded. They wanted to reform of the aristocratic privileges, यानी जो इनको अधिकार मिले हुए थे, बाय बर्थ अधिकार मिले हुए थे एक प्रकार से, इससे वो फ्रीडम चाहते थे। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे हुआ क्या लिबरल नेशनलिज्म से, डायरेक्ट यहाँ फर्स्ट एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी हो गया था, क्लैरिकल प्रिविलेजेस का भी एंड हो गया था, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक व्यक्ति को अपनी फ्रीडम मिल गई और इंडिविजुअल व्यक्ति को इक्वलिटी मिल गई बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी क्या थे, समान थे।
फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तो लिबरल चाहते थे। तीन तरह की चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। ये तो लिबरल क्या चाहते थे, लिबरल चाहते क्या थे, वो है ये एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी हो जाए। देखो वहां ये ऑटोक्रेसी है, सॉरी ये ऑटोक्रेसी है, वो एरिस्टोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी होता है राजा और एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन वर्ग जिसके पास ज्यादा लैंड होता है, और क्लैरिकल प्रिविलेजेस जो है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगर इनमें से तीनों ही ऑप्शन आ जाएं तो तीनों सही रहेंगे फिर वहां पर। नेक्स्ट है यहाँ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये भी लिबरल ही चाहते थे। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, इनोवेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सफरेज वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीज मैन। यूनिवर्सल जो सफरेज है, राइट टू वोट, केवल प्रॉपर्टी वाले लोगों को मिलना चाहिए, बाकी जो वुमेन है और मैन है उनको नहीं मिलना चाहिए। इकोनॉमिक लिबरल्स, ये तो पॉलिटिकल थे, हमने पढ़ा यहाँ पे सोशल के बारे में पढ़ा। ये पॉलिटिकल के अंदर क्या कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट हो कंसेंट से होनी चाहिए, सलाह के बाद होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट भी होनी चाहिए, और इनोवेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज यानी राइट टू वोट केवल प्रॉपर्टी वाले लोगों को मिलना चाहिए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ मार्केट मिलनी चाहिए, अबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, यूनिफॉर्म ड्यूटीज होनी चाहिए, वेट एंड मेजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ और जो काफी इंपॉर्टेंट है, जोल्वेराइन 1834 के अंदर, 1834 के अंदर प्रुसिया यानी पर्सिया के अंदर इसको लागू कर दिया था। जोल्वेराइन के अंदर और क्या फीचर्स थे, डिमांड फॉर द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, allowing the unhindered movement of goods, people and capital by the middle class। 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया था जिसका नाम जोल्वेराइन था, और प्रुसिया के द्वारा यह बनाया गया था, जॉइंट बाय द अदर जर्मन स्टेट्स, दूसरे जर्मन स्टेट्स को भी जोड़ लिया था। ट्रैफिक बैरियर थे जो उनको रिमूव्ड कर दिया था या अबोलिश कर दिया गया था। करेंसी जो है वो 30 से ज़्यादा थी और उनको कम करके कितना कर दिया गया था, 2 कर दिया गया था, 2 कर दिया गया था। क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क टू इम्प्रूव एंड यूनाइट द जोल्वेराइन, जोल्वेराइन कस्टम यूनियन जिसके अंदर 30 के आसपास जो स्टेट्स या छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको मिला दिया गया था, यही था। देन क्वेश्चन इज देयर, इन विच ईयर जोल्वेराइन वाज इनिशिएटेड, 1834, 1934, 1434 और 1789। रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 हम यहां पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 क्यों है, 1815 में नेपोलियन को वॉटरलू में हरा दिया था। किस किसने हराया था, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और ब्रिटेन की कंबाइन पावर ने। ड्यूक मेटरनिख ने इसको लीड किया था। उसके बाद सोसाइटी किस तरीके की हो ये डिसाइड करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ वियना भी बोला गया है। तो इसीलिए नेपोलियन की डिफीट के बाद किस तरीके की सोसाइटी हो उसके बारे में यहाँ दे रखा है। They believed that the monarchy, church, aristocracy, social hierarchy, property, family should be preserved। यानी ये कंजर्वेटिव थे, इनका मानना था कि जो पास्ट की चीजें हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ट्रेडिशनल हम इनको बोल सकते हैं, जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। वांटेड टू प्रिजर्व नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। In 1815, England, Russia, Persia, Austria signed the Treaty of Vienna
अनडूइंग द चेंजेस मेड बाय द नेपोलियन, यानी नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए थे उन सभी को अनडू करना था, वापिस करना था। बफर स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन, और फ्रांस जो देश है उसके बॉर्डर के ऊपर छोटे छोटे देश बना दिए। मान लो ये आपका फ्रांस है, एक देश यहाँ बना दिया, एक देश यहाँ बना दिया। अब जब आगे वाले पोर्शन में ये एंट्री करेगा तो इससे लड़ना पड़ेगा फ्रांस को, तो इसीलिए इस एक्सपेंशन से बचने के लिए यहाँ छोटे छोटे कंट्री फ्रांस के ऊपर बना दिए थे। किसने? इन चार पावर ने मिलकर। ट्राइड टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, या जो मोनार्की ओवरथ्रो की गई थी, राजा को हटाया गया था, उसको दोबारा से री इस्टेब्लिश करने के लिए ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना भी हम जिसको बोल सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होगे एक बार, ये है आपका फ्रांस। फ्रांस के बहुत सारे पार्ट, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन है, नेपोलियन ने जिसको बनाया था, जिस पे कब्जा कर लिया था। तो ये पोलैंड का कुछ भाग किसको दे दिया? रसिया को दे दिया गया है। उसी तरीके से ये इटली का कुछ भाग अलग से गिवन है। तो ये सारे के सारे हैं। नीदरलैंड ये छोटा सा कंट्री फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर अलग से बना दिया गया था। चेंज ब्रोट बाय द कंजर्वेटिज्म, यानी जब 1815 के बाद ये पावर के अंदर आए कंजर्वेटिज्म, फ्रांस के अंदर जो बर्बन डायनेस्टी थी वो इस्टेब्लिश हो गई थी 1815 में ड्यूक मेटरनिक की हेल्प से। और ड्यूक मेटरनिक के बारे में आप सभी जानते हो, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चेंज ब्रोट बाय द कंजर्वेटिव, रिटर्न ऑफ द ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट द डिसेंट और क्रिटिसिज्म, मतलब इन लोगों को कोई इनको क्रिटिसाइज करे, कोई इनके अगेंस्ट बोले, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उठाया और जेल में डाल देते थे। सेंसरशिप लॉज ब्रॉट इन टू लिमिट एंड द स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज। द रिवोल्यूशनरीज, the return of monarchy drew many liberal nationalists underground. Secret societies were reformed. जो ये टॉपिक है आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो, ये इटली से रिलेटेड है। जिप्से मेजिनी के बारे में भी हम यहाँ बोल सकते हैं, जिनका जन्म जो है 1807 में हुआ था। वैसे Return of monarchies drew many liberal nationalists underground. Secret society were reformed, जिसमें मर्साइज के अंदर है, बर्न के अंदर है, यंग इटली, यंग यूरोप है। Their aim was to fight for liberty and equality, यानी जो ऑटोक्रेटिक डेस्पोटिक एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको रिमूव करके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करना था। वांटेड द इस्टेब्लिश अ नेशन स्टेट और नेशन। ये रहे आपके सामने जुफ्से मैजिनी। He was an Italian revolutionary, member of Carbonari group, founder of Young Italy and Young Europe. Believed that God intended nation to be the natural units of mankind. ये डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। Who said these views? अब इनको सबसे खतरनाक दुश्मन किसने माना था? ड्यूक मेटरनिक ने। जिप्से मेजिनी को ड्यूक मेटरनिक अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे। डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द कंजर्वेटिव एंड सोशल ऑर्डर, यानी जो राजतंत्र है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिप्से मेजिनी है, ऐसा ड्यूक मेटरनिक का मानना था। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन ये है, ला पैट्री किसके लिए स्टैंड करता है और ले सिटियोन किसके लिए स्टैंड करता है? ये कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करोगे। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1840
8 एज ऑफ रिवोल्यूशनरी। रिटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिटर्न हो गई थी इन फ्रांस इन 1830 अंडर द लुई फिलिप फॉलोइंग द जुलाई रिवोल्यूशन। क्या क्या चेंज उसके अंदर देखने को मिलेंगे? एंड ऑफ कंजर्वेटिज्म डोमिनेंस। उसके बाद है सुन, फॉलोइंग द सेम रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बेल्जियम फोर्ट फॉर एंड गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड। जब ये एज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है इसके अंदर बेल्जियम भी फ्री हो गया। बेल्जियम ने भी जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था। बेल्जियम फोर्ट फॉर एंड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीदरलैंड। बेल्जियम किससे अलग बन गया? नीदरलैंड से। बेल्जियम नीदरलैंड से अलग बन गया था यहाँ पे। उसके बाद है एन इम्पोर्टेंट इवेंट वॉज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ग्रीक देन इट वॉज अ पार्ट ऑफ तुर्किश ओटोमन एम्पायर, या जिसको हम ओटोमन एम्पायर भी बोल देते हैं। मैं जनरली यहाँ सीधा सीधा बताना चाहूँगा, ओटोमन एम्पायर 1821 में इन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। ओटोमन एम्पायर से, ग्रीक ने ओटोमन एम्पायर से फ्री होने के लिए अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। ये 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, बट इन्होंने कहा कि हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है, हम आपसे मिलते जुलते नहीं है, हम फ्री थे, हमें जबरदस्ती इसके अंदर रखा गया है। तो एक ट्रीटी हुई थी 1832 के अंदर। उस ट्रीटी के अंदर जो है ग्रीक को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, जिस ट्रीटी का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन सी ट्रीटी के अंदर? कॉन्स्टेंटिनो ट्रीटी के अंदर। स्टूडेंट आपने बुक को रीड ही किया होगा। नेम द फेमस राइटर हु स्ट्रगल फॉर द ग्रीक रिवोल्यूशन और ग्रीक रिवोल्ट। उस जो है राइटर का नेम बताना है। वो इंग्लिश पोइट थे, मैंने इतना बता दिया है, और 1824 में उनकी डेथ हुई थी। आप ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। अब रोमांटिसिज्म नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो राइटर्स वगैरह लिखने का काम कर रहे हैं ये कल्चर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब इसके अंदर था बेसिक जो कंसंट्रेशन थी इनकी या फोकस था वो कल्चर, लैंग्वेज एंड कोलेक्टिव हेरिटेज और इमोशनल अपील यहाँ की गई थी लोगों से। क्रिटिसाइज द इम्पोर्टेंस गिवन टू द रीजन एंड साइंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है। जो रोमांटिसिज्म था या राइटर्स थे उन्होंने रीजन और साइंस को क्रिटिसाइज किया था। जी बिल्कुल किया था। मेजर मोमेंट इन जर्मनी। यहाँ जॉन गॉटफ्रेड कौन थे? ये एक फिलोसफर थे। कहाँ के? जर्मनी के। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। गिव द आइडिया ऑफ दास वोल्क और वोल्गिस्ट। दास वोल्क का मतलब होता है कॉमन मैन और इसका मतलब होता है वोल्गिस्ट का कल्चर। यहाँ पे ग्रीम ब्रदर्स कलेक्टेड द जर्मन फोल्क लेयर। फोल्क लेयर मतलब उनकी कहानियां, उनको कलेक्ट करने का काम इन्होंने किया था। पोलिश मूवमेंट केप्ट अलाइव द नेशनलिस्ट फीलिंग। पोलिश मूवमेंट लैंग्वेज से रिलेटेड था। जब पोलैंड के कुछ पार्ट को रसिया के अंदर मिला दिया गया था तब तो इन लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया था रसिया के अंदर। यानी जो पोप वगैरह थे जो चर्च के अंदर बैठते थे, जैसे मंदिर में पुजारी, चर्च में पोप, पादरी भी जिसको हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने जब रशियन लैंग्वेज को बोलने से मना कर दिया तो उनको टॉर्चर किया गया और साइबेरियन जेल के अंदर भी डाल दिया गया था। थ्रू एथनिक लैंग्वेज, म्यूजिक, पोइट्री एंड फोल्क डांस वाइल अंडर द रशियन रूल। यानी रसिया के अंदर ही पोलिश मूवमेंट हुआ था। जो पार्ट रसिया को दे दिया गया था उसमें रसिया के लोगों ने इनको जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज यूज करने के लिए बोला। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, एक हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के अंदर हम जान पा रहे हैं इसके अंदर जो है इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ गई थी इस एरिया के अंदर। यानी 1830s के बाद वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन
अर्बनाइजेशन हम बोल सकते हैं। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। कंपटीशन कैसे, जो यहाँ पे हैंड्स वर्क कर दे हाथ से काम करने वाले लोग थे, अब वो सामान को तैयार कर रहे हैं कम, और मशीनों में सामान तैयार हो रहा है ज़्यादा, और मशीनों में जो काम सामान मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है, उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन हाथ से बनाने में टाइम भी लगता था और फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यानी उन लोगों को मार्केट नहीं मिल पा रही थी। जब मार्केट नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है वो भी अनएम्प्लॉय हो गए थे वहाँ पे। तो दोबारा से देख लिए, वाइड स्प्रेडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन हम बोल सकते हैं, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, फ्यूडल ड्यूज यानी ये टैक्स की टाइप थी एक, राइजिंग फूड प्राइस और फेल्ड क्रॉप्स, फसलें बर्बाद हो गई थी, खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ गए थे। उसके बाद है पॉपुलर रिवोल्ट इन फ्रांस इन 1848 रिजल्ट इन द लुई फिलिप्स रिजल्टेड इन लुई फिलिप फ्लिंग का मतलब होता है यहाँ पे भागना, यानी जो लुई फिलिप है वो अपनी गद्दी को छोड़ के ही भाग गया था जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक विद वोटिंग ऑल मैन अबव 25, यानी 1848 में दोबारा से फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया है। राइट टू वोट किन लोगों को दिया, जिसकी एज 21 से ऊपर है। वर्क फोर्स फॉर द मोर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है इन सिलिसियो इन 1848 वीवर्स, उन्होंने भी एक रिवोल्ट वहाँ कर दिया था। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने क्या नहीं दिया था, जो भी सैलरी वगैरह थी वो उनकी नहीं दे रहे थे, यानी चीटिंग कर रहे थे एक प्रकार से। दे सराउंडेड his house and demanded higher wages, getting only the theft from him, and they attacked his house and destroyed his goods। तो उनके मकानों को तोड़े गए, उनके शीशों को तोड़ा गया और उनको हार्म भी किया गया। यानी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के अंदर क्या है, खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, राजा इस बात को भांप चुका था और डर के वहाँ से भाग गया, फ्रांस रिपब्लिक बन गया था, वोटिंग अधिकार दे दिया गया था, जिसकी एज अब वो 21 है, ये केवल मेल थे जिसको वोट मिला था। टू सिलिसियो का जो प्रोटेस्ट है वो 1845 के अंदर हुआ था। ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था, वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं दी जा रही थी, चीटिंग किया जा रहा था। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उनकी बिल्डिंग्स या उनके हाउसेज को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, देयर इज क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मैनी वर्कर्स वर किल्ड इन द प्रोटेस्ट ऑफ टू सिलिसियो। आई एम रिपीटिंग अगेन, हाउ मैनी वर्कर्स वर किल्ड इन द प्रोटेस्ट ऑफ टू सिलिसियो। कमेंट करो और कमेंट के अंदर आप ये रिप्लाई करोगे इस क्वेश्चन का। द रिवोल्ट इन टू सिलिसियो एरिया यहाँ गिवन है। लिबरल रिवोल्यूशन इन जर्मनी, अब हम जर्मनी की बात यहाँ करेंगे। लिबरल रिवोल्यूशन इन जर्मनी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये लिबरल रिवोल्यूशनरी थे, इंस्पायर किसने किया था इनको, इंस्पायर्ड बाय द इवेंट ऑफ फेब 1848, फ्रांस के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उससे जर्मनी के लोग भी इंस्पायर हो गए थे। लिबरल रिवोल्यूशनरीज consisting of middle class educated professionals and merchant set up a German National Assembly। इसके अंदर मिडिल क्लास के लोग थे, लिबरल रिवोल्यूशनरी थे, मर्चेंट्स भी थे। अब इन्होंने किया क्या, जो जर्मन नेशनल असेंबली बनी है 1848 में जर्मनी के अंदर, उसके अंदर जो टोटल मेंबर थे वो 831 थे। कितने मेंबर थे टोटल, 831 थे। मेट टुगेदर डिसाइडेड ऑन अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी एक असेंबली इकट्ठी हुई और मिले कि किस तरीके से देश को आगे चलाना है। फिर इन लोगों ने कहा हमने असेंबली तो बना ली, हमें लीड कौन करेगा, रूल कौन करेगा,
हमारा लीडर कौन होगा, तो इन्होंने कॉमन डिसीजन लिया, चलो कि जो फेडरिक विलियम फोर्थ है उसके पास हम चलते हैं और उसी को अपना राजा बनाते हैं। और ये उस टाइम पे जो पर्सिया के राजा थे, तो इन्होंने अपने प्रपोजल इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फेडरिक विलियम फोर्थ ने कहा मैं ऐसा राजा नहीं बनना चाहता जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, और इन लोगों को मना करके वो नेबरिंग कंट्रीज के लोगों के साथ मिल गया, वहां से ट्रूप्स लेके आता है और बाद में अटैक भी करवाता है। The lower peasants class too protested at the lack of representation। बाद में लोअर क्लास के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया इस असेंबली का, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम था। दिस लेड टू द वीकनिंग ऑफ द लिबरल मूवमेंट एंड द डिसबैंडिंग द असेंबली। बाद में आर्मी ने इस असेंबली को डिसबैंड भी कर दिया था। डियर स्टूडेंट, ये पिक्चर है फ्रैंकफर्ट असेंबली की, जहां 831 मेंबर क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। 831 मेंबर जहां इकट्ठा हुए थे। आप ऊपर वाली गैलरी में देख पा रहे हो, यहाँ बच्चे और महिलाएं हैं जिनको राइट टू वोट नहीं था, और नीचे वो लोग बैठे हुए हैं जिनको राइट टू वोट दिया गया था। ये असेंबली जो फ्रैंकफर्ट असेंबली है, सेंट पॉल चर्च के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। सिटी का नाम क्या है, फ्रैंकफर्ट सिटी है। सो अगेन क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड द नेशनल असेंबली और असेंबली ऑफ फ्रैंकफर्ट। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के ऊपर सीधा आते हैं अब हम। इन 1848 द लिबरल attempt to set up the constitutional monarchy by at Frankfurt by suppress the monarchy, military and Junkers. After the failure of German National Assembly, Prussian Chief Minister Otto von Bismarck, इंडिया का ऑटो वन बिस्मार्क किसे बोला जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे। और इटली का ऑटो वन बिस्मार्क भी किसे बोला जाता है, ये भी आपको लिखना है। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे पर्सिया के, उन्होंने इसको लीड किया, टेक्स द लीड इन द जर्मन यूनिफिकेशन। ही प्लान्ड द यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। यानी ऑटोमन बिस्मार्क ने पर्सियन ब्यूरोक्रेसी और आर्मी की हेल्प ली। आर्मी का आपको पता है, और ब्यूरोक्रेसी जैसे मैं कहूँ आईएएस आईपीएस जो इंटरनल सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ही कंडक्टेड 3 वॉर विद फ्रांस, जिसमें फ्रांस ऑस्ट्रिया डेनमार्क के साथ 7 साल तक ये वॉर चले, और बाद में इनको हरा दिया, और फिर उसके बाद यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। द प्रोसेस वॉज कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ काइजर विलियम फर्स्ट एज द किंग ऑफ जर्मनी। 1871 में काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग बना दिया जाता है, जो पहले पर्शिया का किंग था। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली के अनसक्सेसफुल हो जाने के बाद ऑटो वन बिस्मार्क ने इसको लीड किया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को। 7 साल के उसने वॉर लड़े, 3 देशों को उसने हराया है, यहाँ पे फ्रांस ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। बाद में काइजर विलियम फर्स्ट को वहाँ का किंग बना दिया गया। ये रहे आपके सामने ऑटो वन बिस्मार्क। देखो देखने से कितना खतरनाक व्यक्ति ये लग रहा है। ये पर्सिया हो गया, ये ब्रेविया हो गया, ये अलग अलग एरियाज हैं जिनको मिला लिया गया था। नेक्स्ट है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली को यूनिफाई करने से पहले 7 स्टेट्स के अंदर ये डिवाइडेड था। द आइडिया ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन बाय द जियुसेppe मैजिनी ने इस आइडिया को दिया था, जिसने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यंग इटली यंग यूरोप। आफ्टर हीज फेल्ड रिवोल्यूशन इन 1831 and 1848, the lead was taken by the king of Sardinia, Victor Emmanuel। जब जियुसेppe मैजिनी सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन इसको लीड किसने किया है, विक्टर एमनुअल सेकंड ने
किया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया काउंट कावूर led the unification process by diplomatic alliance with France to defeat the Austria and unify the northern territory। यानी विक्टर एमुअल सेकंड ने तो उसको लीड किया ही किया है, लेकिन जो सार्डिनिया पिडमोंट का किंग कौन था? विक्टर एमुअल था। वहां का चीफ मिनिस्टर काउंट कावूर था। उसने डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनीतिक तरीके से एक ट्रीटी की, एक समझौता किया, जिसको ट्रीटी ऑफ 1859 भी बोलते हैं, फ्रांस सार्डिनिया पिडमोंट ट्रीटी। और उसकी हेल्प से वो अपने दुश्मनों को हराने में सक्सेसफुल रहे हैं, और जिसकी हेल्प से उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया है। मेनली यहाँ पे ऑस्ट्रिया को हराया है। अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ये भी आप कमेंट करके बताओगे नीचे अभी मुझे। इन द सदर्न पार्ट जुफसे गैरिबाल्डी, साउथ इटली की बात मैं करूं तो जुफसे गैरिबाल्डी ने उस मूवमेंट को लीड किया है, और लोकल जो पीजेंट्स थे उनका साथ उसको मिल गया था, और स्पेनिश रूलर को वहां से भगाने में, सपोर्ट टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, मदद उनको मिली है। Thus the process of unification as completed with the crowning the Victor Emmanuel II of Italy in 1861। तो 1861 में विक्टर एमुअल सेकंड को वहां का किंग बना दिया गया। आप यहां देख पा रहे हो जिफसे मैजिनी, काउंट कावोर, गैरिबाल्डी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इटली के यूनिफिकेशन में सबसे अहम रोल किस किस का था? मैजिनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी का रहा है। लास्ट है, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आप यहां पढ़ रहे हो डियर स्टूडेंट, ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अनलाइकली द यूरोपियन यूनिफिकेशन या जो अदर कंट्रीज हैं उनके बारे में हम बात यहाँ कर चुके हैं, लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को आपकी बुक में द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दे रखा है। स्ट्रेंज केस इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसको यूनिफाई करने में लग गया, लगभग 100 साल का टाइम पीरियड इसके अंदर दे रखा है। देखेंगे आप यहाँ, दिस वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट रिवोल्ट। बिल्कुल भी नेशनलिस्ट रिवोल्ट यहाँ नहीं हुआ है किसी भी तरीके का, या किंग के खिलाफ किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ नहीं हुआ था। ब्रिटिश आइस कंसिस्टेड ऑफ 4 मेन एथनिक रीजन्स, जिसमें इंग्लैंड है, इंग्लिश बोलते हैं, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश। इन 4 आइलैंड्स को मिलाकर बना है ग्रेट ब्रिटेन, और इसका जो यूनिफिकेशन की शुरुआत है वो 1707 में हुई थी, जिसको हम यूके बोलते हैं, एक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब इसके अंदर 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाया गया था। आयरलैंड को 1801 में मिलाया गया है, और वो भी जबरदस्ती से मिलाया गया था। The decision for the unification was taken by the British Parliament. And one more thing I want to tell you, 1688 से पहले इंग्लैंड में भी मोनार्की थी, लेकिन जब इंग्लैंड के लोगों ने या पार्लियामेंट ने राजा को कहा कि आप इस पद को छोड़ दो, तो उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं या ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये जो यूनिफाई करने का डिसीजन किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। इन 1707 थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड टू कंट्रोल ऑफ स्कॉटलैंड कंप्लीटली सबसेटिंग देयर आइडेंटिटी, मतलब उनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया स्कॉटलैंड को मिलाने के बाद। कैसे डोमिनेट करना स्टार्ट किया? जब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में से पोलिश या स्कॉटलैंड की गैलिक लैंग्वेज थी, उनको अबोलिश करना स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनको देश से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, या हार्ड पनिशमेंट देना उनको स्टार्ट कर दिया था। In 1801, the another part of the Union, Ireland was to made a part of Kingdom of Great Britain. There was a great
effort to impose the symbol of British culture over the Scotland and Ireland, यानी इसको जबरदस्ती से मिलाया गया था 1801 के अंदर। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है स्टूडेंट, जो आयरलैंड है वो किन दो रिलीजन के अंदर डिवाइडेड था, ये आप कमेंट करके बताओगे। और आयरलैंड के किस लीडर ने रिवोल्ट को लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। ये है आयरलैंड का पार्ट जिसको 1801 में मिलाया गया, और ऊपर वाला है स्कॉटलैंड का पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये है पूरा इंग्लैंड, और इस पूरे को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, नेशनलिज्म इन द बाल्कन, इससे भी क्वेश्चन जो है जरूर आएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। ऑटोमन एम्पायर वाज द डोमिनेंट मुस्लिम रीजन्स ऑफ, ये रीजन इसको बोल सकते हैं, रूलिंग ओवर द प्रीडोमेंटली क्रिश्चियन पीपल्स, रूलर मुस्लिम है, क्रिश्चियन लोगों को रूल कर रहा है। The spread of nationalist revolution in the Western Europe, inspired by the romantic nationalist feeling, the ethnic constitution of the Balkan demanded liberty. They based their claim on their distinct nationalist identity and historical references to earlier stage of the independence. And as the Ottoman Empire weakened, the various nationalists broke free. अब क्या है, 1875 या 70s के बाद जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे ना बाल्कन के अंदर, वो सेम नहीं रहे थे, वो बदल गए थे। अब बाल्कन के अंदर जो इतने सारे कंट्री थे, छोटे छोटे आज के जो टाइम कंट्री बन गए हैं, उन लोगों ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैकेडोनिया है, यहाँ दे रखा है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, इन सभी ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने फ्री डिक्लेयर करना स्टार्ट किया, उसी तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट बढ़ गया, और छोटे छोटे कंट्री जब अपने आप को फ्री डिक्लेयर करना स्टार्ट कर रहे थे तो पावरफुल कंट्री ने इनके ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए, और जब पावरफुल कंट्री ने अटैक किए तो उन पावरफुल कंट्री के ही आपस में कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ गए थे, जिसकी वजह से लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। तो और बाल्कन के अंदर जो ज़्यादातर लोग थे रहने वाले, वो स्लेव थे, स्लेव उनको बोला गया है। और उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया कि मतलब वो अपने आप को फ्री क्यों डिक्लेयर कर रहे थे, उन्होंने यही क्लेम किया कि हम पास्ट में यानी बहुत साल पहले फ्री थे और ज़बरदस्ती हमें इसका पार्ट बनाया गया है। स्टूडेंट्स, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है इस वीडियो में अभी भी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।